नमस्कार। एक अभी नमस्कार नया मामला आप उछला सभी है, को। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स। तो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का केंद्र सरकार इसमें गिरती नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंतर्गत गिरती आ रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार पर कि सरकार गलत कर रही है और पैसे का दुरुपयोग कर रही है। तो इसका पूरा मामला क्या है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले से ये शुरुआत हो चुकी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है, कब शुरू हुई और इसके क्या सिस्टम है, तो वो आपको जानना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बांटा जाता है या दिया जाता है जो लोकसभा या विधानसभा में पिछले साल 1% से ज़्यादा उनकी सीटों का प्रतिशत रहा या सीटें हासिल की है। यानी 100 सीटें में इसमें से 1 सीट यदि हासिल की है तो वो राजनीतिक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उस पैसे का उपयोग कर सकता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, क्या है? 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए गए और जजों ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया और कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना को वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार उल्लंघन उचित नहीं है और चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और राजनीतिक अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है और राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर करना उद्देश्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कोई भी बैंक से, और ख़ास करके अभी मामला है SBI का, तो SBI के अंदर जाकर के किसी भी राजनीतिक पार्टी को कुछ चंदा देना चाहे तो वो एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा दे सकते हैं। यानी कि अपना पैसा खाते में से कटेगा और कितना देना है वो किसी को नहीं मालूम पड़ता, सिर्फ अपन भरेंगे और उस पार्टी को जाएगा और उस पार्टी के द्वारा लेखा जोखा भी कोई बताना ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की है और ये पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। तो इसमें सुधार होना ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन नेताओं को बोल देते हैं कि हाँ मैं इतना दे दूँगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए, आप मेरा ये काम करवा देना, ये करवा देना। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक चंदा है और फिर चंदा कभी वापस वो पार्टियां उस लोगों को नहीं देती हैं, हालांकि लोगों का वो काम निकाल लेती हैं जो सेठ साहूकार रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की व्यवस्था है। तो उसको न्यायालय ने बोला है कि इसको बताइए कि पार्टी में कितना चंदा आया, वो बताने की कृपा करें। तो वो बताने की कोशिश में आनाकानी कर रहे हैं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और उनको समय चाहिए। इस प्रकार से मामला उलझा हुआ है। इस मामले में RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की। उनका कहना है कि अभी तक देश में कुल 30 चरणों में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बिक्री की गई। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुल 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया था, जिसमें से सिर्फ 19 शाखाओं से बॉन्ड की बिक्री हुई और 14 SBI शाखाओं से ही इन बॉन्डों को भुनाया गया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर शुरू से ही विपक्ष सरकार के विरोध में रहा है और आम भारतीयों को अपारदर्शी लेन देन की पूरी प्रक्रिया पर संदेह रहा है। लेकिन इस मामले पर जब से सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी गई कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में दानदाताओं की जानकारी देश के मतदाताओं को नहीं दी जा सकती, तो इसे सूचना के अधिकार के तहत ITI
आरटीआई के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद से सारा माजरा ही गहरे अविश्वास में तब्दील हो चुका है। लेकिन शायद ही देश में कुछ लोग इस बात पे वाकिफ रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रस्तावित करने को लेकर कई संवैधानिक संस्थाओं ने तब भी घोर आपत्तियां दर्ज की थी। उनमें से एक थी आरबीआई और दूसरी थी चुनाव आयोग। जी हाँ, इन संस्थानों ने तब से ही वित्त मंत्री के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करते हुए इसके दुष्प्रभावों और अपनी संस्थाओं की छवि धूल दूषित होने की आशंका तक व्यक्त की थी। नोटबंदी के बाद में देश में जागरूक नागरिक समाज में एक आम समझ बन गई है कि देश को गहरे आर्थिक संकट में धकेलने के लिए अकेले मोदी सरकार ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि इस काम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बराबर ही जिम्मेवार है। इसकी वजह यह रही कि नोटबंदी को कानून लागू करने से पहले सरकार ने तेज तर्रार और निडर माने जाने वाले पूर्व गवर्नर रघुराजन के कार्यकाल को बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके स्थान पर उर्जित पटेल को यह जिम्मेवारी सौंपी गई, जिनके बारे में हर जगह यही चर्चा थी कि वे रिलायंस इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं देकर अब आरबीआई को कमान संभालने वाले हैं। इस बात का खुलासा तो काफ़ी बाद जाकर हो गया कि देश में 500 और 1000 के नोट को तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित करते वक्त आरबीआई को नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी विश्वास में नहीं लिया गया। उस समय आम लोगों में यही था कि मौजूदा आरबीआई गवर्नर सरकार के सामने दृढ़ता से खड़े होने का साहस नहीं रखते, और क्यों न रखे, उन्हें तो कारपोरेट से ही चयनित इसी काम के लिए किया गया है। हालांकि उर्जित पटेल ने जब यह 20 में ही आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफे का फैसला सुनाया तो देश हैरत में था, लेकिन उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं मचाया। इसलिए सरकार और आरबीआई के बीच की तनातनी के बारे में विशेष जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई। लेकिन हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अवकाश प्राप्त एक पूर्व वित्त सचिव ने अपनी किताब में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया जिससे पता चलता है कि पीएम मोदी बाद में उर्जित पटेल की भूमिका से बेहद असंतुष्ट थे, और एक बार तो बैठक में उन्होंने आरबीआई गवर्नर की तुलना साफ से कर दी। ये बेसनसनीखेज सूचना थी कि उस दौरान आरबीआई ने भारत सरकार के खजाने में मोटा धन जमा कराकर सरकार के सामने आए संकट को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पीएम मोदी ने जब मीटिंग में लाभांश के बड़े हिस्से को देने से नानुकूल करने पर ही उनकी तुलना साफ से की थी, जिससे खजाने पर कुंडली मार ली थी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरबीआई के पक्ष की, तो जिसने वित्त मंत्रालय को अपने जवाबी पत्र में साफ साफ इंगित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम व सिर्फ अपारदर्शिता को बढ़ावा देना, बल्कि इसके आरबीआई और सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो सकता है, जो सही नहीं होगा। इसलिए जब केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई तो 27 सितंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने तब के वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर 3 पेज का पत्र लिखा और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए सरकार से इस बारे में पुनर्विचार करने की अपील की थी। निश्चित रूप से सरकार और आरबीआई के बीच में इस खींचतान के बारे में देश की नौकरशाही अवगत रही होगी, और मीडिया के हल्के में भी छोटी पर स्थापित पत्रकार ऐसे बेखबर होंगे, लेकिन इनमें से किसी को भी देश की चिंता नहीं थी। यह कितनी अजीबगरीब बात थी कि इस मामले का खुलासा करने वाले संजय भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर लोकेश बन्ना, जिनकी उम्र अब 77 की हो चुकी, पिछले 7 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। इस बीच उन्होंने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत अब 100 से अधिक अर्जियां दाखिल कर भारत सरकार से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाएं हासिल की, जो लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए कोमोडोर बन्ना ने इस विषय पर कई स्रोतों से सामग्री जुटाई, लेकिन आरबीआई गवर्नर के पत्र को सार्वजनिक कर उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर से पर्दा उठा लिया, और आज भारत का चुनाव आयोग इस मामले में पूरी तरह से छुपी साधे हुए बैठा है। लेकिन 2017 में यही चुनाव आयोग केंद्र सरकार से लगातार इसको लेकर प्रश्न कर रहा था। इस विषय में भी सूचना आज सार्वजनिक संज्ञान में आ चुकी है, और यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय शक्ति बरतता है तो बहुत संभव है कि कई अन्य रहस्यों से भी पर्दा उठ सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम लिखे पत्र में उर्जित पटेल आरबीआई के 14 सितंबर 2017 के वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र का हवाला देते
हैं, जिसके जवाब में मंत्रालय 21 सितंबर को आरबीआई को सूचित करता है कि सरकार इलेक्ट्रोड माध्यम से के बजाय इलेक्ट्रोल बॉन्ड को प्राथमिकता देना चाहेगा। पत्र के मुताबिक केंद्र सरकार के चुनावी बॉन्ड के अलावा अन्य उपाय में दानदाता की जानकारी लीक होने का संदेह था। पत्र में पटेल आरबीआई की कमेटी की बैठक में इलेक्ट्रो बॉन्ड के संबंध में किए गए प्रस्तावों की चर्चा करते हुए कई आपत्तियों का उल्लेख करते हैं और उनके अनुसार सरकार के इस कदम से आरबीआई की एकमात्र करेंसी जारी करने की अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि आरबीआई एक्ट के धारा 31 के मुताबिक देश के सिर्फ आरबीआई को ही धारक उपक्रम जारी करने का अधिकार और इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी एक प्रकार से करेंसी के तौर पर शक्ति ग्रहण कर लेता है, जिसे आरबीआई की अनुशंसा के खिलाफ धारा 31 में संशोधन कर सरकार से मुमकिन कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई कमेटी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका व्यक्त की थी। इसके दुष्परिणामों के बारे में इशारा करते हुए उर्जित पटेल साफ लिखते हैं पत्र में कि इससे आरबीआई की प्रतिष्ठा पर भी गहरा झटका लगने की संभावना, और इसी पत्र में आगे स्वीकार किया कि नोटबंदी के कारण शुरू में आरबीआई की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा था, लेकिन आरबीआई और देश ये मानकर फैसले पर सहज स्वीकार किया है कि इससे देश में काले धन पर अंकुश लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोड बॉन्ड के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है, जो सरकार और आरबीआई को सार्वजनिक आलोचना का आमंत्रण दे सकता है। इस प्रकार से यहाँ तक कि पत्र में आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड कमेटी सुझाव के तौर पर सरकार को डीमेट इलेक्ट्रोड बॉन्ड पेश कर सकती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कामों की झलक हो सकती है। इसके दोहरे फायदे को गिनाते हुए कमेटी ने वित्त मंत्री के नाम किए गए स्पष्ट किया है कि इसमें दानदाता की गोपनीयता को भी कायम रहने वाली है। दूसरा, इसमें मनी ट्रांसफ़र भी एक बैंक से दूसरे बैंक में होने से बॉन्ड के दोहरे फायदे को गिनाते हुए कमेटी ने वित्त मंत्री के नाम लिखे इस पत्र में स्पष्ट किया कि इसमें दानदाता की गोपनीयता के कायम रहने वाली है, और दूसरा, इसमें मनी ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक में होने की नकदी, कैश ट्रांजैक्शन या काले धन की गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन सरकार ने तब आरबीआई की टिप्पणियों को सुझाव को ये कहकर दरकिनार कर दिया था कि आरबीआई को मजबूर समझने में कोई दिक्कत रह गई है, लिहाजा मोदी सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अपने एजेंडे को लागू कर दिया, जिसका मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी वहां तक पहुंच गई, जिसका खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है। इसका शिकार विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली कारपोरेट को भी संभव है, अवश्य हुए होंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान जो आज देश में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर लगा है, जिसे चंद हजार इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब किताब देने के लिए 5 महीने से भी अधिक समय चाहिए। बेंगलुरु मुख्य शाखा, भोपाल मुख्य शाखा, भुवनेश्वर मुख्य शाखा, चंडीगढ़ मुख्य शाखा, चेन्नई मुख्य शाखा, गांधीनगर मुख्य शाखा, गुवाहाटी मुख्य शाखा, हैदराबाद मुख्य शाखा, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, स्टेट बैंक ऑफ विशाखापट्टनम और मुख्य ब्रांच है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल 14 शाखाओं में इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भुनाया गया। ये शाखाएं भी काफ़ी मानी जा रही हैं, जिसमें बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, पणजी, पटना और रांची। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 21 दिनों का समय दिया गया, जिसकी अवधि 6 मार्च को ख़त्म हो रही थी, लेकिन 4 मार्च 2024 को एसबीआई ने अदालत के सामने अपनी असक्षमता जताते हुए इस सूची को 30 जून तक समय मांग लिया। देश में आम लोग इसे सर्वोच्च न्यायालय की खुली अवमानना के तौर पर देख रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में इस समय शाम 5 बजे तक कोई हलचल नहीं हुई। देश में ये धारणा बन रही है कि एसबीआई के लिए काम चंद मिनटों का है, जिसे वह 6 मार्च से पहले सर्वोच्च न्यायालय में जमा करा सकती हैं, लेकिन एसबीआई पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष दबाव काम कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट परोक्ष तौर पर देश के संविधान में बेदखली करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश के करदाताओं पर आश्रित होने के बावजूद ऐसी दुष्टता की मिसाल आज तक देखने को नहीं मिली। सोशल मीडिया में युवा एसबीआई अकाउंट्स को चैट कर चुनावी बॉन्ड्स की गणना में हो रही उसकी मुश्किलों को हल करने के लिए मुफ्त में अपनी सेवा देने की पेशकश कर रहे हैं। कई यूजर्स
अवमानना के लिए एसबीआई अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अवमानना संज्ञान लेते हुए तत्कालीन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गिरफ्तारी का आदेश जारी करें और पलक झपकते ही सारे आंकड़े हासिल किए जा सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सूची में सबसे पहले नाम है दिनेश कुमार खरा, जो कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ चेयरमैन। इसके अलावा 4 प्रबंध निदेशकों में CS शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और विनय तोसे। बोर्ड के डायरेक्टर पद पर केवल केतन S विकास में और मृगांक M प्रजापति, राजेश कुमार दुबे, धर्मेंद्र सिंह शेखावत और प्रफुल्ल जी साजेड़, स्वाति गुप्ता, विवेक जोशी और अजय कुमार हैं। इस प्रकार से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैं। तो इस प्रकार से ये मामला चाहे हुआ है इलेक्ट्रोड बॉन्ड का। तो इसका अभी इलेक्ट्रोड बॉन्ड, इसका निर्णय अभी क्या होता है और क्या आगे फैसला होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।